नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी 3 मनोवैज्ञानिकों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से बात करेंगे जीन पियाजे पर, वाइगोत्स्की पर और साथ ही साथ कोहलबर्ग पर। जी दोस्त, आप जानते हैं इन तीनों मनोवैज्ञानिकों से जो प्रश्न है वह 5 प्रश्न आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं हमेशा से, चाहे आप जूनियर का पेपर देने जाए या फिर प्राइमरी के पेपर सीटेट का। और इसमें से 5 नंबर अगर बात करें तो पूछे जाएंगे और निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। इतना अपने दिमाग में आप रख जाइएगा पेपर देने। तो आपको पता है कि सीटेट का पेपर अब नज़दीक आने ही वाला है, पेपर होने ही वाला है। तो दोस्तों, बेहतरीन तरीके से हम सभी बातें करेंगे। 3 मनोवैज्ञानिक आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो एक एक करके हम सभी सबसे पहले जीन पियाजे पर बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक पॉइंट को समझते चलेंगे, सीखते चलेंगे। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखें, इसमें से क्या राइट आंसर बन सकता है। अगर हम साथ ही बात करें, अगर हम जीन पियाजे की बात करते हैं तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत कहलाता है वह संज्ञान विकास का सिद्धांत कहलाता है। अगर इनके सिद्धांत में बात करें तो इनकी सिद्धांत जो कहलाता है संज्ञान विकास का सिद्धांत, 4 अवस्थाओं पर इनका सिद्धांत था। और इन चारों अवस्थाओं से प्रश्न आप सभी से पूछे जाते हैं। 4 अवस्थाओं के एक नाम आप सभी ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। जो इसका पहला नाम है संवेदी पेशी अवस्था, जिसे बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरे की बात करें जिसे बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका एज होता है 2 से 7 वर्ष। और तीसरी जो अवस्था उनके द्वारा बताई गई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका नाम बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसका एज अगर बात करें तो 7 से 11 वर्ष होता है। और चौथी की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है, जिसका एज होता है 11 से 15 वर्ष और इससे बोला जाता है फार्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इन अवस्थाओं से संबंधित आप सभी के सामने प्रश्न होंगे। एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम सभी आगे बढ़ेंगे। लास्ट टाइम में एक बार रिवीजन कर रहे हैं दोस्त, और यहीं से प्रश्न आप सभी के पेपर में आएंगे और इसी प्रकार के प्रश्न कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न कर रहा है जीन पियाजे के संज्ञान विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। कर परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच, कर संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, अमूर्त सोच का विषय या मूर्त विचार या सोच का केंद्रीकरण। अगर हम साथ ही इस बात कर लेते हैं, जैसे आपके सामने कौन सी अवस्था दी गई है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगर हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो मैंने आपको बताया इसका एज जीन पियाजे के द्वारा 2 से 7 वर्ष रखा गया था। और इस अवस्था में कई विशेषताएं पाई जाती है। जैसे बात करें केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है, जीववाद का गुण पाया जाता है, साथ ही साथ बात करें संरक्षण का अभाव होता है, और प्रतिवर्तन जिसे बोलते हैं अविलोमिता का गुण पाया जाता है। इस तरीके के दूसरे के दृष्टिकोण को समझ पाने में अयोग्य होता है बच्चा। ये सारी विशेषताएं, अहम केंद्रता जैसी विशेषताएं आप सभी के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती हैं। तो दोस्तों, जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती हैं तो परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की अगर बात करें तो यह सोच जो दोस्त आप जानते हैं यह पाया जाता है कौन सी अवस्था में, यह पाया जाता है चौथी अवस्था में, जिसे बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो अगर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है तो या तो नहीं बनेगा भाई, क्योंकि हमसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पूछ रहा है। संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता अगर हम बात करेंगे तो यह तीसरी अवस्था में पाई जाती है, जिसे बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। किसका नाम है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नाम है दोस्त। अगर हम तीसरे की बात करें अमूर्त सोच का विकास, अमूर्त सोच का विकास की अगर हम बात करेंगे तो चौथी अवस्था में जो है यह विशेषता पाई जाती है, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन विचार या सोच में अगर बात करें केंद्रीकरण, जैसे आपका कर रहा है सेंट्रलाइजेशन इन थॉट एंड थिंकिंग, तो कहीं ना कहीं सोच और विचार में केंद्रीकरण का गुण होता है। और मैंने आपको बताया भी सर जी कि जो दूसरी अवस्था में चीजें पाई जाती हैं। तो आपका पहले का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन संख्या डी बनेगा। ऑप्शन संख्या डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर अगर हम चलेंगे, प्रश्न संख्या 2 नंबर के लिए ध्यानपूर्वक आप साथ ही देखेंगे कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या कर पाते हैं। लिखा गया दोस्त, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे क्या कर पाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे चौथी अवस्था की बात कर रहा है। चौथी अवस्था में बच्चे क्या कर पाते हैं ऐसा आपसे पूछ रहा है। क्रम संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। या अगर प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञाप्ति जो चिंतन करने में समर्थ हैं। या केंद्रीकरण और अनुक्रमणीय सोच में आबद्ध हैं। तो दोस्तों, आपसे चौथी अवस्था में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे आपके सामने पहली अगर हम बात कर ले साथी,
पहला क्या लिखा है, संरक्षण वर्गीकरण श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। तो ये तो सक्षम हो जाते हैं और ऐसी विशेषता तीसरी अवस्था में ही आ जाती है, अगर सक्षम नहीं है तो ये तो बात भाई गलत लिखा गया, नहीं बनेगा। अगर हम बात करें प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना, तो दोस्तों या आपका भाग लेना प्रतीकात्मक या सांकेतिक खेल में दूसरी अवस्था में करने लगते हैं, जो 2 से 7 वर्ष बोला जाता है, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज हम बोल सकते हैं। तो या तो नहीं बनेगा क्योंकि हमसे चौथी अवस्था पूछ रहा है। कर परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ, इसका मतलब एकदम सही है, या बच्चा एकदम कर लेगा। और अगर डी में कहा केंद्रीकरण या अनुक्रमणीय सोच में आबद्ध है, तो केंद्रीकरण या अनुक्रमणीय सोच में आबद्ध की बात अगर हम करें तो कहीं ना कहीं यह दूसरी अवस्था में करेगा, चौथी अवस्था की विशेषता नहीं है दोस्त। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी बन जाएगा, ऑप्शन संख्या सी आपका राइट आंसर, सेकेंड का जो ऑप्शन संख्या सी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 3rd नंबर के लिए, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले के यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के बीच से कौन सा तर्क है, जीववाद का या केंद्रीयता का या परिकल्पित निगमनात्मक का या संक्रमक जो परिणाम निकालने का। तो दोस्त कह रहा कि 5 वर्षीय नसीमा है, अगर 5 वर्षीय नसीमा की हम चर्चा करते हैं तो 5 वर्षीय नसीमा अगर है तो कहीं ना कहीं यह दूसरी अवस्था में बच्ची है, जो 2 से 7 वर्ष में चलेगा, 2 से 7 वर्ष में चलेगा, जिसकी एज अगर हम बात करें जिसे बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। कौन सा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। अगर हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की चर्चा करें साथी, तो इसे तो बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगर हम कहें कि इसमें कह रहा है कि बच्ची जो है गोला मिट्टी ली है और उसको दबा करके क्या कर रही है, पतला जब कर रही है, सांप के रूप में परिवर्तन कर रही है, तो कह रही है कि भाई साहब मिट्टी बढ़ गई, उससे लगता है कि जैसे लंबा हुआ तो सांप बढ़ गया, मिट्टी बढ़ गई, और जब गोला हो जाए तो मिट्टी कम हो जा रहा है। इस तरीके से अगर बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका केंद्रीयता पर एक फोकस उसके दिमाग में यह बैठ गया है, जो लंबा है वही बड़ा है, और इसीलिए दोस्त ऑप्शन संख्या क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या बी आपका राइट होगा। जीववाद तब होता है दोस्त, आप जानते हैं, जब निर्जीव को सजीव समझा जाता है, तो ए ऑप्शन तो नहीं बनेगा। सी में करा परिकल्पना निगमनात्मक, तो परिकल्पना निगमनात्मक जैसी बात नहीं हो रही है, वह भी नहीं बनेगा, तो करेक्ट ऑप्शन तो बी ऑप्शन आपका राइट ही बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे दोस्त 4th नंबर के लिए। जीन पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है? क्रम समायोजन, अनुकूलन, संगठन या परिपक्वता। अगर कह रहा दोस्तों कह रहा कि स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, क्या करना, स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करने की बात कर रहा है, कह रहा कि रीअरेंजिंग करना है, और कह रहा कि भाई साहब, और इसमें कह रहा कि इसको अरेंज करना है, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को हम क्या बोलेंगे, समायोजन में दोस्त मैंने आपको बताया था, इसमें नई जानकारी को क्या दी जाती है, महत्व दी जाती है। समायोजन में नई जानकारी को इसमें जब महत्व दी जाएगी तो या साथी तो नहीं बनेगा, क्योंकि कह रहा है कि इसमें स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित कर रहा है और स्कीमाओं को जोड़ने की बात कर रहा है, तो यार आपका सीधा सा बनेगा संगठन, जिसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अनुकूलन, देखिए अनुकूलन के 2 वार्ड उन्होंने बताया जीन पियाजे ने, उनमें से कहा कि भाई साहब एक समायोजन होता है, समावेशन होता है, वह आपका नहीं बनेगा। अगर समायोजन होता, समायोजन में नई जानकारी को अंतर किया जाता है, समावेशन में क्या होता है, नई पुरानी जानकारी को मिला दी जाती है और पुरानी जानकारी को महत्व दी जाती है। तो इसका इस तरीके कोई बात नहीं होगी, ना परिपक्वता होगा दोस्तों। जब परिपक्वता तब होता है जब जैविक घटनाएं होती है, एक तरीके से जो जैविक, जो एक आपको बायोलॉजिकल टाइप का हम बोल सकते हैं, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन संख्या क्या बनेगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। अगर नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे 5th नंबर के लिए, इसमें आपको फिल करना है। 5वें प्रश्न में फिल करने की बात कर रहा है, बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, ना कि प्रतीकों से। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि बच्चा समस्याओं को तो हल कर सकता है, लेकिन कह रहा है समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, ना कि प्रतीकों से। इसका मतलब कहीं ना कहीं वह बच्चा समस्या को तो सॉल्व कर लेगा, लेकिन प्रतीक के माध्यम से अमूर्त चिंतन वाला नहीं कर पाएगा।
तो दोस्तों इसमें से सीधा बनेगा ऑप्शन संख्या बी, क्योंकि कह रहा है कि यहाँ पर समस्याओं तो सॉल्व कर, लेकिन उसके सामने जो मूर्त तरीके से रहे, अमूर्त तरीके से नहीं, मतलब कहीं ना कहीं उसे दिखे समस्या और उसका सॉल्यूशन जो है वह सही तरीके से कर लेगा, जिसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। अमूर्त में अगर कर लेता तब, जब ऐसा कहता नहीं कि भाई साहब जो सामग्री से संबंधित ना होना चाहिए, तो अगर होता तो भी कर ले जाता। तो इस तरीके से दोस्त आपका ऑप्शन संख्या बी बनेगा। संवेदी चालक होगा ही नहीं, क्योंकि इस तरीके से समस्याओं को हल कर ही नहीं पाता है। पूर्व संक्रियात में इस सारी घटनाएं नहीं होती है। राइट ऑप्शन आपका फिफ्थ का बी ऑप्शन। 6 नंबर की अगर हम चर्चा करें, जीन पियाजे के संज्ञान विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने में योग्य है। कर निम्न में से क्या कर पाने में बच्चा योग्य होता है। कर परिवर्तन या कर परिकल्पना आधारित निगनात्मक तार्किक सोच या चिंतन, या अमूर्त चिंतन, या कर प्रतिज्ञापित चिंतन। तो दोस्तों यहां से कर हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अगर हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की चर्चा करेंगे दोस्त ना, तो इसका एज अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका एज होता है 7 से 11 वर्ष। अगर 7 से 11 वर्ष में करा कि इसमें से क्या आपका राइट आंसर बन सकता है। तो प्रतिवर्तन की आप बात करें तो रिवर्सिबिलिटी बोला जाता है, मतलब प्रतिवर्तन। अगर हम कहेंगे कोई चीज विलोमिता जिसे बोलते हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं विलोमिता या पलटावेपन भी बोला जा सकता है। तो परिकल्पनात्मक निगनात्मक तार्किक सोच तो नहीं कर पाएगा। अगर ऐसी परिकल्पनात्मक निगनात्मक सोच बच्चा तब कर पाएगा जब वो चीजें क्या होंगी इसमें दोस्तों, इसमें अगर बातें करें तब कर पाएगा जब बच्चा चौथी अवस्था में चला जाएगा। किसमें? चौथी अवस्था में पहुंचेगा तो बच्चा तो तीसरी अवस्था में है, या नहीं बनेगा। अमूर्त चिंतन भी नहीं कर सकता है और प्रतिज्ञापित जो है चिंतन भी नहीं। तो रिवर्सिबिलिटी जिसे बोलते हैं प्रतिवर्तन, या इसे बोल सकते हैं विलोमिता बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? विलोमिता बोला जा सकता है, या हम बोल सकते हैं इसे पलटावेपन, पलटावेपन भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं और आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, 7 नंबर पर हम बात करेंगे। जीन पियाजे के संज्ञान सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं। मैंने आपको बताया भाई साहब कि कहा कि भाई साहब वस्तुओं को क्रम से लगाने की योग्यता बच्चा कब पाता है? वह पाता है दोस्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, मतलब क्रम से लगा लेता है, क्रम से लगा लेगा, वर्गीकरण कर लेगा एक सीक्वेंस, जैसे कौन सा बड़ा है फिर छोटा, बड़ा छोटा है, मतलब जैसे उसको एक सीक्वेंस वाइज चीजों को लगा लेगा, वर्गीकरण कर लेगा। साथ ही साथ विलोमिता का चीजें आ जाती हैं, उसमें संरक्षण का जो अभाव था वह संरक्षण आ जाता है, और दूसरे के नजरियों को जो सही दृष्टिकोण है उसको भी पहचानने लगता है। इस तरीके से सारी चीजें बच्चा करने लगता है। किसमें? वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वह ऑप्शन संख्या आपका सी बनेगा। तो यही तो कह रहा है दोस्त, बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगा पाते हैं। चाहे वर्गीकरण है, क्रम से लगाना, क्रमबद्धता का फॉलो करना, ये सारी चीजें एकदम अच्छे से 7 का सी ऑप्शन। 8 नंबर में कह रहे जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है, क्या कहलाता है? नकल उतारने जैसा व्यवहार, या वस्तु स्थायित्व, या समावेशन, या संतुलीकरण। तो दोस्तों यहाँ कह रहा है कि भाई साहब आपसे कह रहा है मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करता है। तो क्या आपका राइट आंसर कहलाएगा? क्या आपका इसमें से राइट आंसर कहलाएगा? मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत करने की बात कर रहा है और संतुलित। देखिए नकल उतारने जैसा व्यवहार यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है। नकल उतारने जैसा व्यवहार कुछ भी नहीं है। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कहीं ना कहीं जब बच्चे के सामने कोई चीज अब लिए हो और उसको चुरा लो या पीछे कर दो, उसके आगे पीछे घुमा दो, तो बच्चा तब भी उसके दिमाग में बना रहता है। अगर हम बात करें अगर जो संरचना को परिष्कृत और परिवर्तित करता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वह क्या कहलाएगा? आपका वह कहलाएगा संतुलीकरण। क्या दोस्त? आपका संतुलीकरण कहलाएगा और आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी। समावेशन में तब होता है जब इसमें पुरानी जानकारी को महत्व दिया जाता है। तो कुछ इसमें से ऐसी घटना नहीं हो रही कि जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित कर रहा है। तो संतुलीकरण आप कर रहा है, कहीं ना कहीं संतुलन करने की कोशिश, बैलेंसिंग करने की कोशिश करा। ऑप्शन संख्या आपका डी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर के लिए, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है? दोस्तों मैंने आपको बताया था जीववादी दृष्टिकोण की अगर हम चर्चा करें तो कहीं ना कहीं बच्चों में जीववादी दृष्टिकोण आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। उसका एज अगर हम बात करेंगे तो 2 से 7 वर्ष बोला जाता है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था में आ जाता है। पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते हुए पत्थरों की मनसाएं और इरादे हो सकते हैं। तो आप देखे होंगे
जीववादी दृष्टिकोण होता है। तो पहले हम सब जब छोटे रहते थे तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम सब जैसे शाम के टाइम जब घर पे आते थे तो चंद्रमा जैसे चंद्रमा में निकलते थे तो हम सभी कहते थे कि चलिए अभी हम स्पीड से चलेंगे तो चंद्रमा है वो अभी स्पीड से चलेंगे, जब हम स्लो हो जाएंगे तो वो भी स्लो हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसी भावनाएं होती है। तो कहीं ना कहीं वह कहता है जीववादी दृष्टिकोण, जिसमें जान जिसमें नहीं है वो भी कार्य थे, मतलब सजीव की तरफ जैसे हमारी तरह एक्टिविटीज करते हैं। तो इस तरीके से जो आपका होता है जीववादी दृष्टिकोण वो मैंने आपको बताया था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। और राइट ऑप्शन होगा जो आपका ऑपरेशनल स्टेज, और जिसका एज होता है 2 से 7 वर्ष बोला जाता है। कितना? 2 से 7 वर्ष दोस्त बोला जाता है। तो पूरी तरीके से ऑप्शन संख्या आपका क्या बनेगा? प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन संख्या बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 10 नंबर के लिए। पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? संतुलन या अनुकूलन या परिपक्वता या सामाजिक प्रसारण। तो दोस्तों करा कि आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित होने को हम क्या बोलते हैं? अगर दोस्त बात करें कर आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित करने की बात कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका परिपक्वता होगा। क्यों? आनुवांशिकता की बात कर रहा है और जैविक परिवर्तनों का होना, संतुलन तो इसमें बनेगा नहीं, कोई संतुलन करने की बात हो नहीं। अनुकूलन का तो अनुकूलन की भाग इसमें एडजस्टमेंट कुछ नहीं हो रहा है। सामाजिक प्रसारण की बात नहीं, इसमें से राइट ऑप्शन आपका परिपक्वता इज द राइट आंसर। क्या होगा? परिपक्वता आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे हम बात करेंगे कोहलबर्ग के। कोहलबर्ग के प्रश्न आप सभी के सामने होंगे और कोहलबर्ग को आप ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। तो 10 प्रश्न आपके जो जीन पियाजे के बनते हैं, जो बेहतरीन तरीके से आप सभी को पेपर में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। 2 प्रश्न हमेशा से आते हैं, यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा मित्र। और हम सभी लॉरेंस कोहलबर्ग पर चर्चा करेंगे। एक बार लॉरेंस कोहलबर्ग की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इनका सिद्धांत जो नैतिक विकास का सिद्धांत कहलाता है और इनके सिद्धांत में 3 स्तर पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। तो पहला जो लेवल इन्होंने बताया 4 से 10 वर्ष, दूसरा इन्होंने बताया था कि भाई साहब 10 से 13 वर्ष, और तीसरा बताया इन्होंने 13 से 16 वर्ष। तो पहले का इन्होंने नाम रखा पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरे का नाम रखा परंपरागत स्तर, और तीसरे का नाम रखा इन्होंने पश्च परंपरागत या उत्तर परंपरागत स्तर। तो पहले में कहा भाई साहब पहली अवस्था में बच्चे में नैतिकता का अभाव होता है, जो भी निर्णय बच्चा लेता है वह दूसरों के आधार पर लेता है। दूसरे में इन्होंने कहा साथी कि भाई साहब जो परंपरा पे चली आ रही बातें हैं उसी पर बच्चा होकर के निर्णय लेता है। जैसे गांव समाज में जो चीज़ें हो रही हैं, जो हमारी परंपरा जो एक तरीके से ट्रेंड बनता चला आ रहा है, उसी पर होकर बच्चा लेता है। लेकिन तीसरी अवस्था में कहा कि भाई साहब अपने समझ बूझ पर, मतलब जो परंपरा से इतर, मतलब एक तरीके से वह परंपरा से जो हट करके काम करने की कोशिश करता है 13 से 16 वर्ष में। तो इस तरीके से उन्होंने अपने हर जो लेवल था, स्टेज था, उसमें 2-2 जो उप स्तर की बात की है, सब स्टेज की उन्होंने बात की है। और हर सब स्टेज जब 2-2 हो गए, इसका मतलब 3 स्तर है, तो टोटल 2-2 अगर मिलाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 उप स्तर और 3 जो है स्तर में उन्होंने अपना सिद्धांत दिया, और इस पर सिद्धांत दे करके और इनके सिद्धांत की आलोचना भी की गई। एक व्यक्ति थे, एक मनोवैज्ञानिक थे, जिनका नाम था कैलोर गिलगल। इन्होंने आलोचना की, कहा कि भाई साहब जो आपने सिद्धांत दिया है ना, वह सिद्धांत जो है गलत है। क्यों? क्योंकि आपका सिद्धांत सिर्फ पुरुषवादी सिद्धांत है, और जैसा आपने बताया है वैसा सिर्फ पुरुष सिद्धांत निर्णय लेते हैं, ना कि महिलाएं सिद्धांत देती हैं। और इस तरीके से कहने के बाद यह भी कहा कि भाई साहब जो आपने सिद्धांत दिया वह सिद्धांत यूरोपीय कंट्री पर, जैसे यूरोपीय कंट्री आपका इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब जो कंट्री हैं, जो आपकी बात करें जैसे आपके अमेरिका हो गए, ये सब यूरोपीय जो कंट्रियां हैं वह भी मतलब उस पर लागू होते हैं। तो यूरोपीय कंट्रियों पर तो ऐसा आपका और पूरे देश पर लागू नहीं होता है। तो ठीक है, जब इन्होंने कहा कि और देश पर लागू नहीं होता है, तो इसमें उन्होंने कहा कि आप जो सिद्धांत जो निर्णय लेते हैं महिलाएं, वह ममता के आधार पर लेती हैं, और जो पुरुष होते हैं वह न्याय के आधार पर लेते हैं। ये सारी चीज़ें उनके द्वारा बोली गई, ये सारी चीज़ें उनके द्वारा कही गई। बात करें दोस्तों तो यह आपके सामने 11 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और इसके लिए ध्यानपूर्वक आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है?
कौन सा इसमें से शामिल नहीं, करा पारंपरिक चरण, अपारंपरिक चरण, करा उत्तर पारंपरिक चरण या पूर्व पारंपरिक चरण। तो दोस्तों इसमें से क्या आपका राइट आंसर बनेगा? देखिए पारंपरिक चरण की मैंने बात की है साथी, और इसमें उन्होंने बताया था कि जो 10 से 13 वर्ष होता है वह पारंपरिक चरण होता है। अच्छा, अपारंपरिक चरण उनके द्वारा नहीं बताया गया था, तो यही ऑप्शन आपका बी ऑप्शन बनेगा। और उत्तर पारंपरिक की बात करें तो इनके द्वारा बोला गया भाई साहब 13 से 16 वर्ष को हम इसको बोलते हैं उत्तर पारंपरिक। पूर्व पारंपरिक की बात करें तो 4 से 10 वर्ष इन्होंने बोला। तो इस तरीके से उन्होंने सिद्धांत दिया और राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या बी बन जाएगा। ऑप्शन संख्या बी आपका राइट आंसर। आगे हम बात करेंगे 12 नंबर के लिए, ध्यानपूर्वक दोस्त देखिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है, क्या है? उनके सिद्धांत में नारीवादी परिप्रेक्ष्य जो गौड़ है, या फिर कह रहा है कि दोस्तों उन्होंने पियाजे के नैतिकता विकास सिद्धांत के संदर्भ में नहीं लिया है। भाई साहब उससे क्या लेना देना है, हटाओ। उन्होंने बच्चों की प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं सुझाई है। उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया है। तो कह रहा कि मुख्य आलोचना इसमें से क्या था? मुख्य आलोचना की अगर हम बात करें, आलोचना की गई, कहा गया कि भाई साहब इनके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य क्या थी? गौड़ थी, सेकेंडरी इनको माना गया था नारियों को। इसमें उन्होंने जो सेकेंडरी पर रखा था यही उनका जो है मेन जो है गौड़ था, और इसीलिए जो मुख्य आलोचना इनकी की जाती है, मतलब जो पुरुष और महिलाएं हैं दोनों को बराबर लेवल पर नहीं इन्होंने आका, इसमें पुरुषों को ज्यादा महत्व दे दिया है और महिलाओं को कम। तो यही आलोचना कैलोल गिल्गन महोदय कर जाते हैं। और सी में कहा था दोस्त उन्होंने बच्चों के प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं सुझाई, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका सी ऑप्शन नहीं बनेगा, ना ऑप्शन संख्या बी बनेगा। डी में कहा उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया है, तो ऐसा नहीं था दोस्त, कुछ न कुछ किए ही थे। आप जानते हैं जो 10 से 16 वर्ष के बच्चे थे उस पर इन्होंने रिसर्च करके चीजें बात करके जो है बनाया था सिद्धांत। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 13 नंबर के लिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की चरण की विशेषता है। अच्छा, सामाजिक व्यवस्था का बनाए रखने का क्रम कौन सा होगा? करा पारस्परिकता की समझ, या करा अधिकार का डर और सजा से बचना, करा दूसरों का स्नेह और अनुमोदन करने प्राप्त करना, या कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है। अगर दोस्तों हम बात करें तो इसमें से क्या होगा? जैसे सामाजिक व्यवस्था लिखा है ना, सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे तो यह आपका क्या बनेगा? सामाजिक व्यवस्था आपका दूसरे का दूसरा आपका बनेगा, दूसरे का दूसरा। तो दूसरे का पहले अगर हम बात करेंगे तो उसका नाम दोस्तों, दूसरे का जो पहला है उसे बोलते हैं गुड बॉय गुड गर्ल, अच्छा लड़की अच्छा लड़का। और बच्चा उस पर निर्णय लेता है अब दूसरों को दिखा करके, मतलब अपने आप को अच्छा बनने की कोशिश करता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो पारस्परिकता की समझ या तो नहीं बनेगा, डर और आज्ञा वाला नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें डर और आज्ञा जैसे शब्द आ रहे हैं। सामाजिक व्यवस्था का मतलब पारंपरिकता पे चल रहा है, नहीं होगा। दूसरों का स्नेह और अनुमोदन करना प्राप्त करना या गुड बॉय गुड गर्ल कहलाएगा, तो इसलिए सीधा सा बनेगा डी ऑप्शन। कानून को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य क्या है? व्यक्तिगत कर्तव्य है, मतलब किसी भी हालत में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, और ऐसा करा तो राइट ऑप्शन आपका 13 का डी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम साथ ही बात करेंगे, प्रश्न संख्या 14 नंबर। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों की इरादों की अपेक्षा करते हैं और इनके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? तो दोस्तों करा सजा और आज्ञाकारिता विन्यास, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, करा कानून व्यवस्था विन्यास, या सामाजिक अनुबंध। तो सामाजिक अनुबंध दोस्त आप जानते हैं तीसरे का पहला बोला जाता है। इसमें से तीसरे का अगर पहले की बात करेंगे तो यह कहता है तीसरे का पहला कि कानून व्यवस्था को हम लचीला कर सकते हैं अगर दूसरों के लिए उससे कुछ समाज के लिए हित हो रहा है। तो ऐसा कुछ इसमें नहीं बन रहा है। इसमें क्या कर रहा है? दूसरे बच्चों को इरादे अपेक्षा करते हैं, इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों डर पर ध्यान केंद्रित होता है। मतलब कहीं ना कहीं जो उनका निर्णय लेने का आधार होता है वह निर्णय लेने का आधार डर और आज्ञा के आधार पर, मतलब डर और आज्ञा के आधार पर वह निर्णय लेता है। तो सीधा सा मतलब कौन सा बनेगा? सीधा सा मतलब आपका सजा और आज्ञाकारिता बनेगा। भाई जब डर के पर बच्चा हो रहा है, गुड बॉय गुड गर्ल तब होता है जब अपने आप को अच्छे दिखाने की कोशिश होता है, तो कहीं अच्छा दिखाने की कोशिश हो रहा है क्या? कानून व्यवस्था तब शादी होता है जब कानून को एक तरीके से कानून व्यवस्था को मानना आपके लिए किसी भी हालत में कानून व्यवस्था मानना ही मानना है, या भी नहीं बनेगा। तो ना आपका डी ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट, क्योंकि कह रहा कि नकारात्मक परिणामों के डर पर केंद्रित होता है। तो राइट ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर के लिए। कैलोल गिल्गन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए
तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार क्या होता है। अगर दोस्त कह रहा है कि जो समालोचना करते हुए, मतलब आपको मैंने बताया आलोचना किया था, तो उनको ने द्वारा जो नैतिकता का आधार बताया गया था दोस्तों, जो नैतिकता का आधार बताया गया उसमें कहा गया कि जो पुरुष नैतिक निर्णय लेते हैं, जो पुरुष लेते हैं वह किसके आधार पर, न्याय के आधार पर लेते हैं। किसके न्याय के आधार पर। महिलाओं की बात उन्होंने कहा कि भाई साहब उनका जो आधार होता है वह देखभाल के आधार पर होता है। महिलाएं जो निर्णय लेती हैं वह देखभाल के आधार पर, और इसीलिए ऑप्शन संख्या आपका ए बन जाएगा। इसीलिए क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या आपका 15 नंबर का ऑप्शन संख्या है जस्टिस और केयर आपका राइट आंसर बनेगा। अगर नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 16 नंबर के लिए, एक किशोर विचार करता है कि यदि हिंद अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता है तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाता है। करे सामाजिक व्यवस्था अनुरक्षण अभिमुखता, या सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, या अच्छी लड़की अच्छा लड़का विन्यास, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत विन्यास। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो अगर सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो यह दूसरे का दूसरा बोला जाता है, दूसरे का दूसरा बोला जाता है, और इसमें कहा जाता है कानून व्यवस्था किसी भी हालत में बिगड़नी नहीं चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है, पत्नी को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता है, वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य मानता है। ठीक है, तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य मानता है, तो कहीं ना कहीं वह सीधा कहलाएगा, सार्वभौमिक कहलाएगा, क्योंकि वह उसे जीवन को अधिक मूल्य दे, उससे कोई कहीं ना कहीं जीवन को अधिक मूल्य दे रहा है, मतलब पत्नी को बचाने के कुछ नहीं करता है, वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। यह प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं सार्वभौमिकता को दर्शाता है, या कहीं ना कहीं सार्वभौमिकता को दिखाता है, और राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी बन जाएगा। अच्छी लड़की अच्छा लड़का तब होता है जब अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश, इसमें कुछ नहीं है, सामाजिक अनुबंध बनेगा नहीं। और दोस्तों आपका जो करेक्ट ऑप्शन पूरी तरीके से वह आपका पूरी तरीके से जो राइट आंसर साथ ही बनेगा ऑप्शन संख्या डी बन जाएगा, ऑप्शन संख्या डी बन जाएगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 17। कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्रवाई विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांत द्वारा परिभाषित की जाती है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की विन्यास, या सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, या सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का अभिन्यास, या फिर सार्वभौमिक नैतिक अभिन्यास। दोस्तों कहीं ना कहीं करा सही कार्रवाई विवेक और स्वचुने हुए, क्या करा है, विवेक व स्वचुने हुए किसके आधार पर, स्वचुने हुए मतलब परिभाषित करने की बात हो रहा है। तो कौन सा इसमें गुड बॉय गुड गर्ल में होता है, अपने आप को अच्छा दिखाया जाता है, तो कहीं ना कहीं कर रहा है किसी की बात कर रहा है, इसमें सीधा कर रहा स्वचुने हुए नैतिकता के आधार मतलब विवेक के आधार, मतलब अपने आप को सोच रहा है कि जो हम करेंगे वह पूरी तरीके से सही करेंगे और पूरा सत्य भी है। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की इसमें दिखाया जाता है, दूसरे को अपने आप को अच्छा बना जाता है। तो कुछ नहीं, सामाजिक अनुबंध तब होता है जब इसमें कुछ लचीला बनता है भाई, जब हम समाज में रहे भी और लचीला भी करें। नहीं, सामाजिक व्यवस्था तब कानून व्यवस्था किसी भी हालत में नहीं बिगड़ना चाहिए, यह भी नहीं दोस्त। और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की बात करें, ऑप्शन संख्या सी बनेगा, क्योंकि अपने आप को स्वविवेक द्वारा मतलब अपने आप को हिड बन रहा है और अपने आप को पूरा सच्चा बन रहा है, जैसा हम करेंगे वही सारी चीजें सही है। तो 17 का आपका ऑप्शन संख्या डी बनेगा, यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेड आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर पर अगर हम बात करें निम्नलिखित में से अपने अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ कोहलबर्ग की अवस्थाओं को सही सुमिलित करना युग्म कौन सा है। तो दोस्तों आपके सामने है सामाजिक अनुबंध अभिन्यास। सामाजिक अनुबंध अभिन्यास की अगर मैं चर्चा करूं तो तीसरे का पहला बोला जाता है। अगर करा कानून और नियमों का लचीलापन, कानून और नियमों का लचीलापन एकदम सही है, कानून और नियम को हम लचीलापन कर सकते हैं, राइट ऑप्शन आपका ये बन जाएगा। मेरा गुड बॉय गुड गर्ल, तो कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश होता है, दूसरे का पहला बोला जाता है। और अधिकार और डर पर नहीं होता, तो अधिकार और डर की बात करेंगे तो पहले का पहला बन जाएगा भाई साहब, पहले का पहला बोला जाता है, तो ऐसा भी नहीं बनेगा। करेक्ट कानून व्यवस्था अभिन्यास, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था तो किसी भी हालत में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। तो एहसानों को समान आदान प्रदान करना, तो आदान प्रदान करने की बात भी यहाँ पर कुछ नहीं होगा। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, तो सामाजिक व्यवस्था का बनाए रखना ठीक है, तो कानून व्यवस्था किसी भी हालत में नहीं बिगड़नी चाहिए, विवेक स्वयं चुने हुए, तो यह तीसरे का दूसरा बन रहा है, तो दूसरे का दूसरा तीसरे दूसरे से मिल रहा है, तो क्या होगा, नहीं बनेगा। कानून व्यवस्था की बात करेंगे तो यह आपका दूसरे का दूसरा है, और कहीं ना कहीं एहसानों का समान आदान प्रदान, तो ऐसा गुड बॉय गुड गर्ल वाला कहलाएगा,
तो एहसानों का आदान प्रदान। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन संख्या ही। तो सामाजिक अनुबंध की बात करेंगे तो सामाजिक अनुबंध में कानूनों को, विचारों को लचीला कर सकते हैं। 18 का ये ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करेंगे 19 नंबर के लिए। अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं। यदि समाज की जरूरतों को आप पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक विकास के किस अवस्था के में आता है? करा सामाजिक व्यवस्था विन्यास, सामाजिक अनुबंध, करा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत या गुड बॉय गुड गर्ल। व्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो दूसरे का दूसरा बोला जाता है। अगर अनुबंधन की बात करेंगे तो यह तीसरे का पहला नाम से बोला जाता है, तीसरे स्तर का पहला। सार्वभौमिक की बात करेंगे तीसरे का दूसरा बोला जाता है, और अब गुड बॉय गुड गर्ल दूसरे का पहला बोला जाता है, दूसरे का पहला। तो कह रहा कि क्या इसमें से बनेगा? अगर हम बात करें, कह रहा कि समाज की जरूरत को पूरा नहीं करते हैं, यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा बदला जा सकता है, माध्यम से किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कानून नियम में लचीलापन की बात कर रहा है। तो जब कानून व्यवस्था का लचीलापन होगा तो सीधा सा मतलब बनेगा सामाजिक अनुबंध। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कानून व्यवस्था को लचीलापन हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका तीसरे का पहला, अगर हम परंपरा पर रहते हुए कानून व्यवस्था को हम जो है लचीला करने की बात की जाती है। तो इसमें भी हो रहा, समाज की जरूरतों को पूरा अगर नहीं करता है तो हम उसे थोड़ा सा लचीला कर सकते हैं, उसको सहमति से लचीला कर सकते हैं, और राइट ऑप्शन आपका सही होगा 19 का बी ऑप्शन। 20 नंबर के लिए अगर साथ ही बात करें तो लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित करता है? तो करा कि व्यक्तिगत, करा अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित करता है, किस अवस्था में? तो दोस्तों आज्ञाकारिता दंड विन्यास, या गुड बॉय गुड गर्ल, या कर अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम बनाए रखना विन्यास, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत विन्यास। तो किस स्तर में बच्चा अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर सर्वोपरि, व्यक्तिगत अधिकारों पर, अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित करता है? तो कौन सा इसमें से बनेगा? तो दोस्तों आप जानते हैं इसमें 20 नंबर के हम चर्चा करेंगे। तो 20 नंबर में आपका बनेगा कहीं ना कहीं कहा रहा कि नहीं, किस अवस्था पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित करता है? तो सीधा सा मतलब होगा अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश। 20 का आपका ऑप्शन संख्या क्या बनेगा? 20 का ऑप्शन संख्या डी आपका राइट होगा। ऑप्शन संख्या क्या? 20 का ऑप्शन संख्या आपका डी आपका पूरी तरीके से करेक्ट होगा। दोस्तों आगे हम बात करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। आगे दोस्त हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, आगे चर्चा करेंगे। 21 नंबर पर अगर हम चर्चा करें तो आप सभी के सामने लेव वाइगोस्की के प्रश्न देखने को मिलेंगे। लेव वाइगोस्की का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है और बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ से चीजें पूछी जाती हैं। अगर लेव वाइगोस्की की हम चर्चा करें तो इनका सिद्धांत कहलाता है जो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, इनको जिसे बोलते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी के नाम से। इनके द्वारा कहा गया बच्चे जो सीखते हैं समाज से अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं, मतलब समाज से इंटरेक्शन होते हैं, सोशल इंटरेक्शन करते हैं और इसके बाद अपने ज्ञान की सृजन करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं बिना अंतःक्रिया हुए चीज सीख नहीं पाते हैं, सहयोग के माध्यम से सीखते हैं। इनके कई 2-4 शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण, जैसे MK हो गया है, जिसे मोर नॉलेजेबल अदर, जिसे बोलते हैं अधिक जानकार दूसरा, मतलब आप उसी से सीखेंगे जो आपसे ज्यादा समझदार होगा। एक उनका शब्द था ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको आप बात करें तो बीच में बच्चा फंसता है और सहयोग के माध्यम से उसके आगे बढ़ाया जाता है, लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है। एक उनके द्वारा और एक शब्द दिया गया जिसे बोलते हैं स्कैनफोल्डिंग, बच्चा शुरुआत में फंसता है और इसके बाद उसे जो है सहायता देकर चीजें पहुंचा दी जाती हैं। स्कैनफोल्डिंग का मतलब होता है संकेत देना या सहारा देना। ये चीजें पूछी जाती हैं, खूब पूछा जाता है। और लेव वाइगोस्की की अगर हम चर्चा करें तो लेव वाइगोस्की ने एक भाषा विचार पर सिद्धांत दिया। उसमें कहा कि भाई साहब भाषा पहले है, जो विचार को, जो भाषा पहले विचार बाद में है, और यही भाषा जो है आपके बच्चे को एक तरीके से संज्ञान विकास की तरफ ले जाता है। तो अब आपके सामने कुछ प्रश्न होंगे लेव वाइगोस्की के, उसी पर आधारित हम सभी समझने वाले हैं क्या इसमें से राइट आंसर। हर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे। लेव वाइगोस्की के संज्ञान विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? अगर सामाजिक संरचना पर, व्यवहारवाद पर, मनोविश्लेषण पर, सार्वभौमिकता पर। तो मैंने आपको सीधा सा बताया भाई साहब, जो इनका सिद्धांत था वह सामाजिक संरचना पर आधारित था। आपका ए ऑप्शन सोशल स्ट्रक्चर जो आपका राइट आंसर होगा, सोशल स्ट्रक्चर आपका राइट आंसर बनेगा। तो 21 का आपका पूरी तरीके से ए ऑप्शन। तो मैंने बताया समाज से बच्चा अंतःक्रिया करके ज्ञान को सृजन कर लेता है।
22 नंबर में दोस्त कहा लेवाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया को लिए किस शब्द का प्रयोग किया। देखिए उनके द्वारा, एक लेवाइगोस्की है, एक जीन पियाजे हैं। लेवाइगोस्की, जीन पियाजे, इनके द्वारा कहा गया कि बच्चा, कभी कभी आपने देखा होगा घर में बच्चा है या कोई भी, हम भी हैं, तो कभी कभी क्या है, कुछ काम करते करते आदमी गाना गुनगुनाने लगता है, चाहे आप हैं चाहे हम हैं, कोई भी रहता है। उससे आप क्या करते हो, उससे उसका क्या मतलब होता है। तो लेवाइगोस्की ने कहा भाई साहब, वो अपने कार्य को हम क्या देते हैं, एक निर्देश, एक दिशा देते हैं, नियमित करने की कोशिश होती है। वैसा जीन पियाजे ने भी कहा कि हम क्या, वह गुनगुना अपने कार्य को एक नियमित करने की प्रक्रिया का होती है। और उनके द्वारा कहा गया जो ये कार्य करने को नियमित करने की प्रक्रिया है, तो लेवाइगोस्की ने इस शब्द को कहा कि व्यक्तिगत वार्ता या निजी संवाद या निजी वार्ता, उन्होंने शब्द दिया। वहीं पर लेवाइगोस्की ने इस बात करते हुए चीज़ों को कहा कि उसे उन्होंने कहा अहम केंद्रता शब्द दिया है। तो सीधा सा मतलब आप सभी से लेवाइगोस्की से पूछ रहा है, तो स्वयं से संवाद करने की क्रिया को किस शब्द का प्रयोग किया। निजी संवाद, उत्तर स्वर वार्ता, या पाड़ या स्वकेंद्रित। तो पाड़ यहाँ बनेगा नहीं, क्योंकि पाड़ का मतलब होता है स्कैन फोल्डिंग, इसका मतलब होता है संकेत देना। तो संकेत देने, इसका कोई मतलब, संकेत देना इसका मतलब होता है, इसका कोई अर्थ यहाँ पर नहीं है। तो राइट आंसर होगा प्राइवेट स्पीच, निजी संवाद होगा। स्वकेंद्रीकरण की बात करेंगे तो ऐसा कहते हैं जीन पियाजे, ऐसा जीन पियाजे कहते हैं। अगर जीन पियाजे के हिसाब से पूछा जाता तो फिर आपका राइट आंसर होता डी ऑप्शन। लेकिन आपसे पूछ रहा है लेवाइगोस्की, तो लेवाइगोस्की की अगर हम चर्चा करेंगे तो राइट ऑप्शन हमारा ए बनेगा, प्राइवेट स्पीच। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे दोस्तों, 23 नंबर पर बात करें। सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरीके से देखते हैं। जो सामाजिक जो निर्माणवादी हैं वह बच्चे को किस प्रकार से देखते हैं। करें एक कोरी पट्टी की तरह, एक कोरी पट्टी की तरह आदर्शवाद दिखता नहीं बनेगा। ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता है, तो ज्ञान के निष्क्रिय सक्रिय प्राप्त करता होता तो बनता। ज्ञान के निर्माण में सक्रिय प्राणी, एकदम आपका ऑप्शन संख्या सी बनेगा। और डी ऑप्शन है लघु वयस्क, कोई मतलब नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन पूरी तरीके से आपका सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम बात करेंगे 24 नंबर के लिए। किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर को निर्मित करता है, उसके बीच के अंतर को निर्मित करता, ऐसा पूछा जा रहा है दोस्त। करा कि लेवाइगोस्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर या इवान पावलोव। तो दोस्तों आप करा बीच में क्या करा है, नए ज्ञान को मौजूदा ज्ञान के बीच में सक्षम होने का अंतर। तो अंतर की बात सीधा सा होगा जेडपीडी। क्या होगा, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और समीपस्थ विकास के क्षेत्र की बात कौन करते हैं, वह लेवाइगोस्की करते हैं। आपका ऑप्शन संख्या ये बनेगा। जीन पियाजे ऐसी कोई बात नहीं करते। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि का सिद्धांत है। इवान पावलोव का व्यवहारवादी थे। इनका सिद्धांत कहलाता है जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, और इनके द्वारा कहा जाता है बच्चा किसके आधार पर सीखता है। बच्चा एक तरीके से बच्चा के बीच बंद बनाता है और चीजें सीखता है। मतलब उद्दीपक क्रिया की बात ये सभी करते हैं उद्दीपक के आधार पर। जब तक उद्दीपक नहीं तब तक काम नहीं। तो इस तरीके 24 का जो राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन। 25 नंबर की बात करें, लेवाइगोस्की ने अपने सामाजिक संरचनात्मक सिद्धांत पर निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। दोस्तों सामाजिक संरचनात्मक जो सिद्धांत में उपयुक्त करने की अगर हम चर्चा करेंगे तो सहकर्मी सहयोगिता को बताया। किसको, सहयोगिता से, मतलब जो आपके पीयर कोऑपरेशन, जो एक तरीके से जो आपके सहयोगी, जो आपके हमउम्र हैं, उनके साथ आप सहयोगात्मक रूप से करने की कोशिश करते हो और इसके बाद अपना ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अधिगम को सुसाध्य करने है तो उपयुक्त बताया है सहकर्मी सहयोगिता। सांस्कृतिक उपकरणों के हस्तक्षेप नहीं, हस्तक्षेप होता तो होता बात गलत है। रट कर याद करना आप जानते हैं एकदम कभी नहीं होगा। गैर संदर्भीकरण अपने आप से निगेटिव है। तो राइट आंसर दोस्त आपका ऑप्शन संख्या आपका ये बन जाएगा राइट आंसर। 26 नंबर की अगर हम चर्चा करें, निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञान विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया कर। लेवाइगोस्की, पावलोव, स्किनर या वाटसन। तो वाटसन को आपको पता है दोस्तों, वाटसन एक व्यवहारवाद के जनक ही बोले जाते हैं और इन्होंने सबसे पहले 20वीं शताब्दी में बताया। और ऐसी कोई बात नहीं, इसमें कोई ऐसा कुछ हो नहीं सहयोगात्मक प्रक्रिया के माध्यम से, क्योंकि सीधा सा मतलब है वह लेवाइगोस्की ही बताएंगे। और ये सभी तीन, पावलोव, स्किनर, वाटसन, ये व्यवहारवादी हैं। ये हमेशा सिर्फ उद्दीपक की बात करेंगे, बिना उद्दीपक का काम नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं अनुक्रिया, उद्दीपक, ये सभी उद्दीपक अनुक्रिया यही सब इसी में रहेंगे, व्यवहार पर जुड़े रहेंगे। और जो लेवाइगोस्की है उन्होंने सहयोगात्मक प्रक्रिया की बात कही है
और इसीलिए दोस्त आपका राइट आंसर बनेगा। इवान पावलोव का सिद्धांत आपको मैंने बताया, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। स्किनर की बात करें, इनका सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है, इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया, कबूतर पर प्रयोग किया था। वाटसन की बात करें तो वाटसन व्यवहारवादी और सबसे पहले इन्होंने 20वीं शताब्दी में बात कही, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, कोई ऐसा विज्ञान है न चेतना का, न मन का, न आत्मा का, ऐसा कोई विज्ञान नहीं है। और इस तरीके से सारी चीजें खारिज होती हैं। तो राइट ऑप्शन आपका लेवाइगोत्स्की आपका करेक्ट बनेगा। 27 नंबर के लिए वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार के सीखते हैं? का प्रतियोगिता के द्वारा, साथियों के साथ बातचीत करके, या पुरस्कार के लिए प्रयास और दंड से बचकर, या उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके। दोस्तों का वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? तो प्रतियोगिता के द्वारा कोई नहीं करता, कंपटीशन के द्वारा कोई नहीं करता है। साथियों के साथ बातचीत कर, मतलब साथियों का मतलब एक तरीके से समाज से साथ बातचीत करने का मतलब है एक तरीके से जो इंटरेक्शन इन विथ पीयर्स, मतलब एक तरीके से आप बातचीत करें, वाद विवाद कर रहे हो, इंटरेक्शन हो रहा, अंतक्रिया हो रहा, और राइट ऑप्शन आपका ज्ञान प्राप्ति हो रहा है। पुरस्कार के लिए प्रयास तो आप जानते हैं व्यवहारवादियों का मतलब था, गलत होगा। उद्दीपन उनके लिए व्यवहारवादियों का है, गलत है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर ना बनेगा ए, ना सी, ना डी। तो राइट ऑप्शन पूरी तरीके से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर पर हम चर्चा करें साथी, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञान विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? लेवाइगोत्स्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, या लॉरेंस कोल्बर्ट। तो अभी साथी मैंने बताया कि भाषा विचार के सिद्धांत पर इन्होंने लेवाइगोत्स्की ने अपना सिद्धांत दिया था कि भाषा विचार से पहले है। भाषा क्या है? विचार से पहले है, भाषा को महत्व दिया था। तो करेक्ट किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञान विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? तो सीधा सा मतलब बनेगा लेवाइगोत्स्की बनेगा, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जीन पियाजे की अगर हम चर्चा करेंगे तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है दोस्त, वह संज्ञान विकास का सिद्धांत है। तो ऐसी बात उनके द्वारा भाषा को महत्व नहीं दिया गया था, जीन पियाजे के द्वारा उनके द्वारा जो विचार को महत्व दिया गया था, गलत है। अच्छा, हार्वर्ड गार्डनर की बात करेंगे तो बहुबुद्धि का सिद्धांत 8 प्रकार की बुद्धियों पर चर्चा करते थे, गलत है। लॉरेंस कोल्बर्ट जो नैतिक विकास का सिद्धांत था, सीधा सा मतलब होगा ये ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा। 29 नंबर के लिए चर्चा करें, लेवाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण है जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं? मानचित्र, भाषा, कैलकुलेटर, स्कीमा। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था लेवाइगोत्स्की का जो मानना था वह सांस्कृतिक उपकरण को एक कल्चरल टूल्स को मानते थे। और सांस्कृतिक उपकरण की बात करें उसमें उन्होंने कहा कि मानचित्र किसे उसमें आता है, भाषा भी उसमें आएगा, कैलकुलेटर भी आएगा, लेकिन स्कीमा जो है जीन पियाजे का शब्द है। किसका है? जीन पियाजे का है। तो या आपका नहीं बनेगा, जीन पियाजे आपका नहीं बनेगा। तो इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है दोस्तों? तो पहला चौथा तो दूसरा चौथा तो नहीं होगा, पहला तीसरा नहीं होगा, पहला दूसरा तीसरा एकदम आपका राइट आंसर, पहला दूसरा तीसरा। डी ऑप्शन नहीं बनेगा क्योंकि चौथा नहीं है, या भी कटेगा। स्कीमा इनका शब्द नहीं है, स्कीमा जीन पियाजे का है। तो लेवाइगोत्स्की की बात कर रहा है। स्कीमा जैसे बात करें, जो आपको मैंने जानकारी दे रहा हूं तो कहीं ना कहीं आप व्यवस्थित कर रहे होंगे, अपने दिमाग फिट कर रहे होंगे, उसी को हम स्कीमा बोलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न ध्यान पूर्वक आप देखेंगे, लेवाइगोत्स्की के द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाती है? करेक्ट, किसकी वकालत जो है लेवाइगोत्स्की के द्वारा नहीं किया जाता है? इनाम और दंड का उपयोग, ऐसा वकालत यही नहीं करते हैं। और सीधा सा मतलब बनेगा ए ऑप्शन। सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना एकदम सही है, लेवाइगोत्स्की मानते हैं। सहकारी शिक्षा का प्रयोग भी मानते हैं। सांस्कृतिक धारकों साधनों का उपयोग करने की प्रोत्साहित भी करते हैं। लेकिन ए ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि साथ ही अगर बात करें ए ऑप्शन की, अगर हम चर्चा करें दंड और पुरस्कार की बात, ये व्यवहारवादियों का शब्द था और या आपका संज्ञानवादियों का नहीं था। इसलिए दोस्त 30 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप सभी के सामने इस 30 प्रश्न की श्रृंखला थी। 30 प्रश्न में 10 प्रश्न करके, 10 प्रश्न जीन पियाजे के, 10 प्रश्न कोहलबर्ग के, 10 प्रश्न आपके लेवाइगोत्स्की के देखने को मिले। और ऐसे ही प्रश्न आपके सामने पूछे जाते हैं और इसी तरीके के पेपर में फिर से आपके टकराएंगे। आज की वीडियो से आप सभी के 5 नंबर फिक्स होंगे और ध्यानपूर्वक आपको देखना है, समझना है। कहीं ना कहीं इसी तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगली क्लास में दोस्त मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से पढ़ें, बेहतर करने की कोशिश हमेशा से जारी रखें। दोस्त सभी दोस्तों को तहे दिल से जो बात करें, तहे दिल से आभार दोस्त। अगली क्लास में मिलेंगे, सभी को शुक्रिया, सभी को धन्यवाद। थैंक यू क्लास, थैंक यू।